हेलो डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य एकेडमी। डियर, जैसे कि आपको पता है अभी लगभग यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है 27 अक्टूबर को, वो बहुत जल्द ही हमारे पास नज़दीक आ रहा है। तो उसके ही संबंध में हम, जैसे कि आपको पता है, अपने चैनल पर कुछ वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट भी कर रहे हैं, आपको कंटेंट भी दे रहे हैं। तो हमने करंट अफेयर, ज्योग्राफी, मैपिंग में ऑस्ट्रेलिया पूरा कंप्लीटली डिस्कस हो चुका है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ PYQ, जो भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित PYQ अभी तक पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, उनका हमने कंपाइलेशन भी किया है टॉपिक के रिस्पेक्ट में। और उसी कड़ी में आज हम पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो लगभग अब हमारी 2 सीरीज इकट्ठी चल रही हैं, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, करंट डेली बेसिस पर अपडेट हो रहा है। मॉर्निंग में, दोपहर में आपको ज्योग्राफी मिल रहा है और इवनिंग में आपको पॉलिटी की क्लास मिल रही है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी इन वीडियोज़ के माध्यम से कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए और टू द पॉइंट। ज़्यादा इसमें घोच-पोच नहीं करने की कोशिश है, टू द पॉइंट कंटेंट है ये, जिससे कि आप अपना 27 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। डियर, जब ये वीडियोज़ बनती हैं तो इसमें PYQ को भी शामिल किया जाता है। तो PYQ को बस आप, मेरी राय है कि PYQs के पिछले 10-15 सालों के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर एनालाइज कीजिएगा। मैं तो कर ही रहा हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी उस पेपर को, मीन्स उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और करंट अफेयर में पिछले जो 5-7 सालों के प्रश्न पत्र हैं, करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन हैं, उनको भी एक बार गौर थ्रू कीजिएगा, ताकि आपको पता रहे कि करंट के किस तरह से UPPSC आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसी के संबंध में आपको कम मेहनत में ज़्यादा कंटेंट मिलने की कोशिश है। तो डियर, आज हम अपना पॉलिटी का पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हम बेसिक प्लस आपका शेड्यूल और आपके पार्ट, इन 3 भागों को डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी क्या है, भारत का संविधान कैसे बनता है, संविधान क्या है, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, ठीक है, और कौन सी संविधान संशोधन के तहत में कौन सा भाग जोड़ा गया, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो ये भी देखने का विषय बनेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस अपने चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों को ये हेल्प करे। मेरी ऐसी आगे शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से इस पेपर को टैकल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द पॉलिटी क्लासेस टुडे। वी विल डिस्कस, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं। जैसे कि हमने ये पार्ट लिखा है, तो उससे पहले मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं संविधान। पेन कॉपी जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि की पॉइंट ऐसे होते हैं कि आप अपने आप से भी उसको नोट डाउन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट्स है, कैसा लिविंग डॉक्यूमेंट्स, जीवित डॉक्यूमेंट्स, एक कैसा, जिसमें वहाँ के जो लोग हैं, पीपल, उनकी इच्छाएं व महत्वाकांक्षा, जिसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन, उनको पूरा किया जाए। तो ऐसे लिविंग डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, या सिंपल भाषा में बोले कि किसी भी देश का वह मौलिक सिद्धांत जिस पर उस देश की सरकारें और उस देश का कानून आधारित हो। तो ये 2 बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम NCERT के टर्म्स को देखें, NCERT में जो डेफिनेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि किसी भी देश का एक ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट्स जिसमें उस देश में रहने वाले लोगों की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाए। जैसे कि हमारी इच्छा है हम आपको पढ़ाएं और आप पढ़कर हमारे चैनल से
यूपीपीएससी का जो पेपर है उसको निकालें और अपने राज्य में एसडीएम डीएसपी की पोस्ट को हासिल करें। तो ये हमारी इच्छाएं हैं और उसी इच्छाएं को हमको कौन इंस्पायर कर रहा है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बेसिक डेफिनेशन की हम बात करते हैं। तो बात आती है कि जब संविधान बनाने की बात होती है तो ये आइडिया कहाँ से आ रहा है, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने हेडिंग ही लिखा है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले 1934, ये टाइमलाइन है, थोड़ा इसको देख ही लीजिएगा। 1934 एम.एन. रॉय, एक कम्युनिस्ट लीडर हैं, वामपंथी नेता है एम.एन. रॉय। इन्होंने बोला कि भाई अगर हमको संविधान बनाना है तो सबसे पहले हमको संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण करना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम संविधान सभा की जो बात की गई का जो विचार आया, किस आदमी ने दिया, किस नेता ने दिया, दैट इज एम.एन. रॉय, ये वामपंथी नेता है। नेक्स्ट 1940 में अगस्त ऑफर आता है, ब्रिटिश ने मांगी स्वीकार की। अब ये अगस्त ऑफर क्या है, आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो ब्रिटिश को भारत के लोगों की सेना की ज़रूरत थी कि भारत के लोग ब्रिटिश की सेना में आए और ब्रिटिश को हेल्प करें। तो वो अगस्त ऑफर लेके आते हैं और उनको बोलते हैं भारत के लोगों को कि हम जल्द से जल्द आपको स्वराज, दैट इज स्वतंत्रता प्रदान करेंगे और आप अपना कानून बनाएंगे। तो वो अगस्त ऑफर लेके आते हैं और भारत ने भी अपनी जो मांगे थी उनको ब्रिटिश शासन के सामने रखा। तो ब्रिटिश शासन वहाँ पर झुका और उसने उन मांगों को स्वीकार किया और फिर उसने एक कमीशन बनाया 1942 में, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के सामने दिक्कत ये थी कि जो हमारी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी, दोनों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में बना करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था क्रिप्स मिशन को। बट आईएनसी और मुस्लिम लीग, इनमें द्वंद्व चल रहा था। मुस्लिम लीग ने तो साफ बोल ही दिया था कि हमको अलग राष्ट्र चाहिएगा, जिसकी वो मांग करते आ रहे थे पिछले कई सालों से, जिसको बोला गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया दो ऐसे राष्ट्र बन गए जिनके लिए संविधान लिखना था। तो क्रिप्स मिशन ने बोला कि मैं जो आया हूँ केवल इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आता हूँ। तो मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए रिजेक्ट भी किया क्योंकि उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात की थी वो केवल इंडिया के कंटेक्स्ट में की थी, न कि पाकिस्तान के। फिर ये ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह से हार जाती है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय, कमज़ोर हो जाती है और उसकी स्थिति ये नहीं थी कि वो भारत को भी रन कर सके एक साथ। तो 1946 उसने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा और कैबिनेट मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का गठन होता है। यहाँ से क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि भारत में जो संविधान सभा का गठन होता है वो किसके थ्रू होता है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन के थ्रू आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का निर्माण होता है। आपके पास ऑप्शन में दिए रहेंगे अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, एज लाइक कुछ भी, या फिर डी ऑप्शन। तो ये आपको थोड़ा मार्क करके चलना है कि कौन सा मिशन था, कैबिनेट मिशन कब आया, 1946। क्या हुआ इसके तहत, भारत के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होगा तो उसमें सदस्य की जरूरत भी पड़ेगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें टोटल कितने सदस्य की बात की गई, 389 में 296 इलेक्टेड थे और 93 नॉमिनेटेड थे। अब ये जो 93 नॉमिनेटेड थे, ये जो रियासतें थी हमारे पास में, रियासतें जैसे देसी रियासतें, उनसे आते थे, और जो इलेक्टेड थे ये जितने भी हमारे पास ब्रिटिश प्रोविनेंस थे वहाँ से इनको चुनकर भेजा गया। अब एक सीट पर 10 लाख जनसंख्या रिप्रेजेंट करती है। कितनी सीटें हैं, 389। अब लगभग उस दौरान जब ये 1946 में संविधान सभा के सदस्यों की बात चल रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि भारत में लगभग 39 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक आपका सदस्य बैठेगा। तो जो 296 मेंबर हैं जिनको चुना गया, इलेक्ट किया गया, उनमें 208 मेंबर आईएनसी कांग्रेस के जीते, 73 मुस्लिम लीग के जीते, 15 अदर। अब मुस्लिम, सिख और जनरल, ये 3 कैटेगरी में सीटों का बंटवारा किया गया।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जैसे आज के समय में हमारे यहाँ पास सीट रिजर्व होती है ना, ये SC ST वुमेन एज लाइक, तो उस दौरान कैसे रिजर्वेशन था, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि ये जो सीटों का बंटवारा है किस बेसिस पर हमारे देश पर आता है। और जो संविधान सभा है, संविधान सभा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि ये अडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेसिस पर चुनी गई थी। वयस्क मताधिकार के अनुसार इसका चयन होता है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया और नॉट। यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट, तो ये थोड़ा मार्क कीजिएगा नॉट, ठीक है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुना गया। हाँ, मैं अडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत उसको चुना गया था। अब डायरेक्टली क्यों नहीं चुना गया, क्योंकि उस दौरान वोट देने का जो अधिकार था वो कुछ ही लोगों तक सीमित था, इसलिए वो लिखा है नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। बी केयरफुल। आगे चलते हैं। जब संविधान सभा का निर्माण होता है, सभी सदस्य आकर चुनकर सभा में बैठते हैं, तब आगे कैसे कार्रवाई होती है। तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो डियर, फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की आयोजित की जाती है, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। तो कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। टोटल कितने मेंबर थे, 211। क्या फर्स्ट बैठक किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946। डेट इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग के रिस्पेक्ट में डेट पूछी जाती है PSC में। अब इसमें क्या होता है, एक टेम्परेरी हेड की नियुक्ति होती है, अस्थायी अध्यक्ष। ये जो अस्थायी अध्यक्ष की प्रक्रिया है ये भारत में फ्रांस से आई है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, फ्रांस से आई है। अब इसमें जो टेम्परेरी हेड है किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन के बाद दूसरी बैठक बैठती है 11 दिसंबर 1946। अगेन गैप 2 दिन का है। इसकी जो अध्यक्षता है वो की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति भी बने। और ये स्थायी दैट इज परमानेंट प्रमुख बने, हेड बने इस सभा के। कौन सी सभा के, संविधान सभा के। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, थर्ड बैठक का बैठती है 13 दिसंबर 1946। इस बैठक में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया। पंडित नेहरू ने क्या पेश किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको 22 जनवरी 1947, 2 डेट में बोल रहा हूँ, कौन कौन सी, 9, 11, 13। 9 दिसंबर में क्या होता है, 1946 आपको पता है फर्स्ट बैठक, 11 दिसंबर को सेकंड बैठक, थर्ड जो है 13 दिसंबर को, उसमें क्या होता है, प्रस्तावना के रिस्पेक्ट में उद्देश्य लाया जाता है, उद्देश्य प्रस्तावना के रिस्पेक्ट में लाया जाता है, जिसको 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट किया जाता है संविधान सभा के द्वारा। और अभी जो आपने उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, अब यह उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान में प्रस्तावना का काम करेगा, जिसको हम बोल सकते हैं प्रेम्बल। प्रेम्बल। अब ये प्रेम्बल है क्या, जैसे एक स्कूल का बच्चा होता है, उसके गले में ID कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो सिमिलर जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का ये ID है, आइडेंटिटी कार्ड है, कौन, प्रेम्बल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेम्बल को भारत के संविधान का क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे कि भारत के संविधान का ये प्रेम्बल क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है, उसका एक परिचय है कि हम कैसे इस देश को गवर्न करने की चाह रहे हैं। संविधान सभा को भारत का पहला संसद कहा जाता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में बना दिया सकता है। अब जब संविधान सभा बनती है तो इसमें 2 बॉडी बनती है, बी केयरफुल, 2 बॉडी, एक है संविधान सभा और दूसरी है
लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसको मैं बोलता हूँ विधायिका। तो जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, विधायिका है, उसके प्रमुख बनते हैं गणेश वासुदेव मालवांकर, जीवी मालवांकर। जीवी मालवांकर आपको पता है कि हमारे फर्स्ट स्पीकर भी हैं लोकसभा के। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वह है 24 जनवरी 1950। कब आयोजित की जाती है? 24 जनवरी 1950। ये PYQ भी है। तो फर्स्ट बैठक, सेकंड बैठक, थर्ड एंड द लास्ट, ये 3-4 बैठकें हैं संविधान सभा की जो मीटिंग होती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस कीजिएगा। अगेन मैं आपसे रिपीट करा रहा हूँ, 9 दिसंबर फर्स्ट बैठक, इसमें परमानेंट हेड ना बन करके क्या बोलते हैं, अस्थायी हेड बनते हैं। कौन बने? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। दूसरे 11 दिसंबर दूसरी बैठक होती है, इसमें परमानेंट हेड बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा जो बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 में बैठती है, जिसमें पंडित नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा ने स्वीकार किया। और वहाँ पर जब स्वीकार किया और उस पूरे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को नाम दिया प्रस्तावना प्रेमबल, उसको नाम दिया गया। और प्रेमबल को भारत के संविधान का ID कार्ड भी बोला जाता है। भारत में फिर प्रथम आम चुनाव होते हैं 1951-52 के दौरान। तो दोस्तों यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ रही होगी। बहुत ही बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, ईमानदारी रखिएगा। अब यहां से ये 4 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग आता है या फिर वन लाइन में स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है। वो पूछता है कि जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? डेट इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950। फर्स्ट प्रेसिडेंट, इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, उनका अपॉइंटमेंट होता है 24 जनवरी 1950। ये 3 डेट हैं जो सिमिलर हैं। 24 जनवरी 1950 क्या क्या हुआ? सॉन्ग, एंथम और भारत के राष्ट्रपति का स्वीकार किया गया। और नेशनल फ्लैग को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। आप जब यूपी के PYQ उठा के देखेंगे तो ये डेट भर भर के पूछी गई है। नेक्स्ट हम बात करें अगर प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, तो डियर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, अब हिंदी में बोलते हैं प्रारूप, कई दफ़ा अंग्रेजी में ही लिख करके वो प्रारूप को हिंदी में छोड़ देता है। जैसे लिख देगा वो कैसे, ऐसे लिखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है 29 अगस्त 1947। जितनी भी डेट इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जा रही हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं PYQs अगर आप उठाएंगे प्रश्न पत्र में तो वो मिलेंगी आपको। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 में। इसमें हेड और अदर मेंबर को रखा गया। दैट इज, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, टोटल कितने मेंबर थे? 1 हेड और 6 अदर मेंबर थे। तो टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। हेड किसको बनाया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। अदर 6 मेंबर कौन कौन थे? अदर 6 मेंबर थे N गोपालस्वामी अयंकर, डॉक्टर KM मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड N माधव राव। इनको रिप्लेस किया BL मित्तर के द्वारा। नेक्स्ट आपके TT कृष्णाचारी थे, इनको रिप्लेस किया DB खेतान ने। तो ये मेंबर हैं और ये हेड हैं। इसमें कुछ अदर कमेटियाँ भी बनती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू किसको, कौन सी कमेटी को हेड करते हैं? उनका नाम है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सरदार पटेल प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, जो प्रादेशिक संवैधानिक समितियाँ थी उनको, और जो फंडामेंटल राइट्स थे
मौलिक अधिकार थे, उस कमेटी को सरदार पटेल हेड करते हैं। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो कौन सी कमेटी को हेड करते हैं? स्टीयरिंग एंड रूल प्रोसीजर कमेटी को वो हेड करते हैं। 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949, इसमें क्या होता है? संविधान, जहाँ पर CA लिखा है ना, ये संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है। ये शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको अपडेट किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, और जब अडॉप्ट किया गया तो 284 मेंबर ने इस पर साइन किए। और जब संविधान सभा को जब संविधान को भारत की संविधान सभा ने स्वीकार किया, तब उसमें क्या क्या शामिल था? 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट थे विद प्रेम्बल। तो ये 4 चीज़ें उसमें इंक्लूड थी। लेकिन एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो प्रेम्बल है, संविधान स्वीकार होने के पश्चात जो प्रेम्बल है उसको स्वीकार किया गया। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास एक बुक है, बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। इस बुक के अंदर में एक इंडेक्स आता है, इंडेक्स का नाम है प्रेम्बल। फिर आते हैं चैप्टर, चैप्टर 1, 2, 3, इसको बोलते हैं हम पार्ट। और फिर चैप्टर के अंदर में आता है सब हेडिंग, इसको हम बोलते हैं आर्टिकल, इसको हम बोलते हैं आर्टिकल। तो ये इस तरह से कंपेयर करने की कोशिश की गई है। 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या होता है? संपूर्ण देश में भारत के संविधान को लागू कर दिया जाता है और भारत एक गणराज्य के रूप में घोषित होता है। अब ये जो 26 जनवरी की जो हमने तारीख निर्धारित की है, 26 जनवरी को ही क्यों इस तारीख को लिया गया? तो 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें हमने पूर्ण स्वराज की मांग की, तो इसलिए इस तारीख को ऐतिहासिक तारीख के रूप में घोषित किया गया और इसी दिन भारत के संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। जब भारत के संविधान को इस दिन लागू किया गया तो भारत एक रिपब्लिक स्टेट बना। रिपब्लिक स्टेट बनने का मतलब है कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि भारत की जनता के द्वारा राजा को बनाया जाएगा। राजा का मतलब यहाँ पर देश के नेताओं से है। संविधान सभा ब्रिटिश द्वारा तय संस्था है, ये हमको भी पता है, क्योंकि 1946 में जब आपके पास कैबिनेट मिशन आया था तो ब्रिटिश के द्वारा ही भेजा गया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पे रीजन और असर्शन के रूप से आ सकता है कि क्या संविधान सभा भारत की एक आज़ाद संस्था है? तो मैं बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि इसको ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। कुछ अन्य फैक्चुअल है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके सलाहकार हैं, एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन है? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के डिप्टी हेड भी बनते हैं। डिप्टी हेड हैं 2 आदमी, HC मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी। अब कुछ अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां, शेड्यूल्स देखते हैं। फर्स्ट, पहली अनुसूची है राज्य में उसका संघ। किसका? भारत की बात कर रहा है। राज्य में उसका संघ। दूसरी अनुसूची है, इसमें आता है पेंशन, वेतन, भत्ते। अब यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह रहेगा कि किसकी पेंशन है, किसके वेतन भत्ते हैं। राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ स्टेट जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, जो राज्य की विधानसभा होती है उनके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जो राज्यों की विधान परिषद होती है उसके चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस एंड कैग, इनको शेड्यूल 2 के अनुसार रखा गया है। नेक्स्ट, अनुसूची 3 में आती है शपथ। शपथ में किस किस को शामिल किया गया है? यूनियन मिनिस्टर, MP, MLA, स्टेट मिनिस्टर, कैग और
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज। शपथ के अंदर में भारत के राष्ट्रपति को शामिल नहीं किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो भारत के राष्ट्रपति की शपथ होती है वो कौन से आर्टिकल में आती है, 60 या 61। नेक्स्ट शेड्यूल 4, इसमें आता है राज्यसभा में राज्यों में संघीय क्षेत्रों में सीटों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूटीज। अनुसूची 5, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ SC/ST एरिया। जो भी SC/ST वाले एरिया हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, इसका पूरा प्रावधान अनुसूची 5 में रखा गया है। अनुसूची 6, इसके अंदर में जो ट्राइबल स्टेट हैं हमारे, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अंदर में कैसे उन राज्यों को एडमिनिस्ट्रेट या उनको कंट्रोल किया जाए। AMTM ये कोडवर्ड रहता है, AMTM। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से आर्टिकल के तहत AMTM का प्रावधान है। 244 और दूसरा आर्टिकल आपके सामने कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, वो बाद में हम अपडेट करेंगे। आपका इंतजार रहेगा कि आप क्या आंसर देते हैं। अनुसूची 7, इसमें आता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ पावर डिवीजन। अब जो पावर डिवीजन है, 3 तरह से हम अपनी पावर को डिवाइड करते हैं, संघीय दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जब हमने अनुसूची 7 की बात करते हैं तो ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट थे, अब 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 थे, अब 61 हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में अब ओरिजिनली 47 थे, अब 52 सब्जेक्ट हैं। अनुसूची 8, इसमें आता है भाषा। ओरिजिनली जब संविधान को लागू किया गया तो 14 भाषाएं संवैधानिक भाषाएं थी, अब 22 भाषा हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी भाषा को कब जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। कौन सा नंबर का? 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें हमने सिंधी भाषा को जोड़ा। फिर आता है 71। देखो ये लास्ट का 7 है और ये 7, 71। 1992 71वां संविधान संशोधन। इसके अंदर में हमने 3 भाषाओं को जोड़ा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। KMN, ये कीवर्ड याद रखना, KMN। कब? 71, 1992। ये 92 पीछे से उठाओ, यहाँ पे रख दो। 92वें संविधान संशोधन 2003। इसमें हमने कितनी भाषाओं को जोड़ा? 4। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2011 में। इसमें हमने नाम को चेंज किया, उड़िया, रीनेम एज उड़िया। उड़िया भाषा का नाम बदलकर क्या रखा? उड़िया। अनुसूची 9, इसमें आता है लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में इसको जोड़ा गया 9वीं अनुसूची में। इसके अंदर में क्या होता है कि अदालत में किसी भी लॉ को चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु ये एक डेट है 24 अप्रैल 1973 के बाद चुनौती दी जा सकती है। दैट मीन्स ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। आपको पता है केशवानंद भारती केस, इसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर को बढ़ाया जाता है, मीन्स की बात की जाती है। अनुसूची 10, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। दल बदल कानून, जो भी सदस्य रहेंगे MP MLA उनको अयोग्य करार कर दिया जाता है इस लॉ के अनुसार। अब जो आपके पास अनुसूची 10 है, शेड्यूल 10 है, इसको कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 को, तब अनुसूची 10 को जोड़ा जाता है। अनुसूची 11, इसमें पंचायतें आती हैं। पंचायतों को अनुसूची 11 के तहत जो आपके पास 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, उसके तहत इसको जोड़ा गया। पंचायतों में कितने विषयों पर काम करती है पंचायत? 29 विषयों पर पंचायत काम करती है। अनुसूची 12, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम या नगर पालिका। इसको अनुसूची 12 को
74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इसमें 18 विषयों पर ये म्यूनसिपलिटी काम करती है। तो ये थोड़े विषय भी ध्यान रखिएगा, 29 और 18 कब कब जोड़े गए, 11, 12। ग्राम पंचायत 73, नगर निगम 74, ईयर 92, ईयर 92। तो इस तरह से हम, ताकि कैसे रिकॉल करें, ये थोड़ा कीवर्ड मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ सोर्स हैं कि जब हम संविधान बना रहे हैं तो कहाँ से हमने इन सोर्स को रेफर किया। तो डियर, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात होती है तो यहाँ से हमने जो गवर्नर का कार्यालय है, जो राज्यपाल का दफ्तर है, उसको लिया, ऑफिस ऑफ गवर्नर। आपकी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी, उसको लिया। पब्लिक सर्विस कमीशन लिए, जैसे कि आप यूपीएससी प्लस स्टेट पीएससी होते हैं, उनको भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। इमरजेंसी प्रोविजन को भी हमने 1935 एक्ट से ही लिया है। ब्रिटिश से क्या क्या लिया है, कानून का नियम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, बाइकैमरलिज्म, द्विसदन सदन, दैट इज द्विसदन राज्यसभा प्लस लोकसभा। और स्टेट में अगर हम बात करें तो क्या क्या रहता है, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस अगर किसी भी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो कैबिनेट सिस्टम, जैसे आज के समय में हम कैबिनेट मंत्रालय देखते हैं, तो कैबिनेट सिस्टम भी हमने ब्रिटिश से लिया है। और ब्रिटिश से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी ली है, संसदीय सरकार का प्रोविजन भी हमने ब्रिटिश से ही लिया है। यूएसए से क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बी अटेंटिव, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है उसको। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा महाभियोग, सॉरी मैंने आर्टिकल ही बता दिया आपको, 61, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। रिमूवल ऑफ जजेस, प्रेम्बल को भी हमने यूएसए से ही लिया है। इसमें लिखा है हमारा प्रेम्बल है विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आयरलैंड, आयरिश, यहाँ से हमने लिया डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति निर्देशक तत्व। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड 12 मेंबर इन राज्यसभा, जो भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं वो कितने मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, 12। ये जो प्रोविजन उनको दिया गया है वो कहाँ से लिया है, हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने लिया संघवाद, फेडरलिज्म एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कहाँ से, कनाडा से। और अगर हम बात करें ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑस्ट्रेलिया, कॉन्करेंट लिस्ट एंड जॉइंट सिटिंग। अब 2 क्वेश्चन है, जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है, जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। जर्मनी से हमने लिया है, जब इमरजेंसी देश के अंदर में रहती है तब हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोविज़न है हमने जर्मन से लिया है। फ्रांस जो है हमने क्या लिया, रिपब्लिक, गणराज्य। और आइडिया ऑफ, 3 चीज़ें लिए हमने, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब होता स्वतंत्रता, इक्वलिटी मीन्स होता समानता, फ्रेटर्निटी मतलब होता भाईचारा। यूएसएसआर, सोवियत संघ, जिसको आज के समय में रसिया भी बोला जाता है, तब ये यूएसएसआर था, सोवियत संघ था। यहाँ से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटी, कर्तव्य, क्योंकि अगर भारत का या फिर किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे रहा है तो भारत के नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो भी देश के लिए कुछ करे। तो यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटी के साथ साथ आइडिया ऑफ जस्टिस भी लिया है। जस्टिस 3 तरीके की बात होती है, सोशल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो 3 जस्टिस की यहाँ पर हमने बात की है, कहाँ से, रसिया से। अफ्रीका से हमने लिया संविधान में जो संशोधन का प्रोविज़न है, आर्टिकल 368 के तहत हम भारत के संविधान में चेंजेस करते हैं, तो ये जो पूरा प्रोविज़न है हमने अफ्रीका से लिया है। जापान से लिया है हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
ये तीन जो भी आपने अभी देश देखे हैं उनसे हमने क्या लिया है वो मैंने अच्छे से बताया है। इसमें PYQs बहुत ज़्यादा पूछता है तो मैंने PYQ को भी इसमें कंपाइल करने की कोशिश की है। अब पार्ट कि कौन से भाग में भारत के संविधान के क्या आता है। भाग 1 पार्ट 1। आर्टिकल अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। भाग 1 में आता है संघ व उसका क्षेत्र, द यूनियन एंड इट इज टेरिटरी। भाग 2 सिटीजनशिप नागरिकता। भाग 3 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। भाग 4 DPSPs नीति निर्देशक तत्व, राज्य नीति निर्देशक तत्व। इसके अंदर में जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ना तो भाग 4 के अनुसार ही पॉलिसी बन सकती है। भाग 4A है आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य। अब आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे ड्यूटी हमने कहाँ से ली है। भाग 5 में आता है द यूनियन गवर्नमेंट संघीय सरकार। भाग 6 स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें होती हैं। भाग 7 कुछ नहीं है। 8 में चलते हैं द यूनियन टेरिटरी संघीय क्षेत्र जो यूटीज होते हैं ना हमारे। कमेंट में बताइएगा भारत में भी कितने स्टेट हैं और कितने यूटीज हैं। भाग 9 इसमें आती है पंचायतें। भाग 9A इसमें आती है म्यूनिसिपैलिटी नगर निगम नगर पालिका। भाग 9B इसमें आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता समिति। अगर विजिबिलिटी नहीं आ रही तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता समिति। भाग 10 इसमें आता है SC ST एरियाज, उसको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करें, पूरा प्रोविजन आपको भाग 10 में मिलेगा। भाग 11 इसमें रिलेशन की बात की गई है संघ और राज्यों के मध्य, यूनियन और स्टेट के मध्य कैसा संबंध हो, वो भाग 11 में है। भाग 12 में संघ और स्टेट के मध्य वित्तीय संबंध की बात की है। वित्तीय संबंध जो आपका फाइनेंशियल रिलेशन है वो भाग 12 में है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। भाग 13 में है ट्रेड एंड कॉमर्स जो राज्यों के मध्य ट्रेड होता है उसके बारे में। भाग 14 इसमें आता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, UPSC और स्टेट PSC कौन से भाग में आती हैं? भाग 14। भाग 14A इसमें आता है ट्रिब्यूनल्स मतलब जैसे आपका कैट होता है, सेट होता है। भाग 15 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी संस्था है भारत की, ये भाग 15 के अनुसार आती है। 16 में आता है विशेष वर्गों के लिए विशेष अनुबंध, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। 17 ऑफिशियल लैंग्वेज कार्यालय भाषा का जो प्रोविजन है वो भाग 17 में। 18 आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजन भाग 18। भाग 20 इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान को जब संशोधित किया जाता है तो कैसे संशोधन होगा उसका जो पूरा उल्लेख है वो भाग 20 में दिखाई देता है। बाकी अदर है, एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए, हालांकि कुछ ज़्यादा बात नहीं है, कुछ नोट करके मैंने पॉइंट लिखा है। जो आपके पास भाग 7 था, ये देखिएगा भाग 7, इसको मैंने बोला डिलीट हो गया। कब हुआ डिलीट? जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1956 में। कुछ भाग भी जोड़े गए हैं, जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976, डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। इसके अंदर में हमने भाग 4A और भाग 14A को जोड़ा। भाग 4A क्या है हमारे पास? हमारी ड्यूटी है। भाग 14A क्या है हमारे पास? हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं, न्यायाधिकरण है। भाग 9A ये कब जोड़ा जाता है? 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। भाग 9B इसको कब जोड़ा जाता है?
97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। ये डेट इम्पोर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग आती हैं। जितनी भी डेट मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो आपको वीडियो बताई जा रही है वो बिल्कुल क्रिप्सी नोट है, इसको तो आप रट के ही जाएंगे। इसके अलावा आप भटकना नहीं है, इनको कई बार वीडियो को सुनो और PYQs को देखो, बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं उम्मीद करूँगा आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे, देखेंगे और अपने हाथों से लिखने की कोशिश करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।